अच्छा, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो बुक है, ये एसएपी प्रेस रिलीज अपना एसएपी की बुक है। ठीक है, अगर आप मार्केट से इसको परचेज करेंगे तो ये आपको डॉलर्स के अंदर 10-12 हज़ार रुपए की सिर्फ बुक ही आपको मिलेगी, ई बुक इसकी। ठीक है, एसएपी एस फॉर हाना की प्रोडक्शन प्लानिंग की ये बुक है, और इसको हम शुरू करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग, व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, एसएपी के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग होती क्या है, इसको बुक की तरह करते हैं। सर ये सिंपल सैप और सैप फोर में क्या फर्क है? क्या चीज? सर सिंपल सैप और सैप फोर है ना, इन दोनों में क्या फर्क है सर? ये असल में बाकी भाइयों को भी इस चीज का नॉलेज है कि नहीं, एस सैप और एस फोर हाना क्या चीज है और सैप क्या चीज है, ईसीसी क्या चीज है? एक नोट पैड आपके साथ शेयर किया मैंने, नजर आ रहा है आपको? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, एसएपी वाज स्टार्टेड 1972। ठीक है, सिंस 1972 में एसएपी आया था मार्केट के अंदर। तो जब 1972 में आया तो इन्होंने सबसे पहले अपना R1 सिस्टम जो था वो मुतारफ करवाया कि ये R1 सिस्टम है हमारा। ठीक है, R1 सिस्टम के बाद फिर 1977 या 78 के करीब करीब ये आ गया R3। ये मैं आपको एस ए पी और एस फोर हाना का डिफरेंस बताने लगा हूँ कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि एस फोर हाना क्यों इसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद जो है, इन्होंने 1992 के करीब एस ए पी R3 जो था वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया। R2, R1 और R3, डिफरेंस क्या था इन इन सब के अंदर? R1 बेसिकली सबसे पहला वो सिस्टम था जो सबसे पहले एसएपी ने लॉन्च किया। बेसिकली एसएपी को ऑन कर रहा है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम ने 1972 में एसएपी ईआरपी सिस्टम एक मुतारफ करवाया जिसको R1 का नाम दिया गया। उसके बाद जो एसएपी वही था, एसएपी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद उसका कंपोनेंट चेंज हो गया R2। R2 बेसिकली इसका एक वर्जन था जिसको अपडेट किया गया बाद में, और इसके बाद फिर R3 आ गया। R3 जो था वो लेटेस्ट था सबसे ज्यादा R1 और R2 के बाद। R3 में किया गया, इन्होंने बेसिकली 3 लेयर सिस्टम बनाया। R3 स्टैंड फॉर 3 लेयर। 3 लेयर का मतलब है कि सबसे पहले इन्होंने एक लेयर मुतारफ करवाई, फिर टू, और फिर थ्री। 3 लेयर सिस्टम में क्या फर्क क्या था कि इन्होंने क्या किया कि एक लेयर बना दी डेटाबेस की, और दूसरी लेयर उन्होंने बनाई एप्लीकेशन लेयर, और तीसरी थी यूजर इंटरफेस। एसएपी को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, डेटाबेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर और यूजर इंटरफेस लेयर। ये 1992 के करीब करीब ये आ गया था। इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो गूगल के ऊपर पड़ी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो ये R3 था, R3 के बाद फिर 1994 के अंदर एसएपी ने अपना ईसीसी मुतारफ करवाया। ईसीसी, ईसीसी एसएपी का एक वर्जन था जो कि 1990 की हिस्ट्री के अंदर आ गया था। फिर ईसीसी के वर्जन आते रहे, ईसीसी 1, अब फिर ईसीसी 1.2, 2.1, 3.3, और 1996 के करीब 19 ईसीसी 6.0 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता रहा, इसमें क्या था कि बेसिक एसएपी R3 ही चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ जो उसके अंदर चेंजिंग्स आती रही,
उसमें कोई प्रोसेस चेंज आ गया, कोई मेजर चेंज आ गया, तो ये सारे इसके वक्त के साथ जो जितनी भी चीजें चेंजेस हुई वो इस वर्जन के साथ होती रही। एस फोर हाना क्या है? एस फोर हाना जो इस वक्त लेटेस्ट मार्केट के अंदर जो करंट वर्जन जो एसएपी का चल रहा है वो है एस फोर हाना। ईसीसी के बाद एस फोर हाना के ऊपर आ गया था। ईसीसी जो था बेसिकली ईसीसी के आज जितना भी था एप्लीकेशन, वो सारी एसएपी की डेटाबेस, जो हाना की डेटाबेस है बेसिकली, जो एसएपी का जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा था उसके पीछे एक डीबी चल रही होती है जिसको डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस जो है ईसीसी सिर्फ एसएपी के अलावा ओरेकल बेस भी चल जाती थी और एसएपी की डेटाबेस के ऊपर भी चल जाती थी। लेकिन जो इन्होंने एसएपी एस फॉर हाना मुतारफ करवाया, ये सिर्फ एसएपी की हाना डीबी के ऊपर चलती है। ये था कि एसएपी और एस फोर हाना, कि एस फोर हाना क्या चीज है। एस फोर हाना के अंदर जितनी भी लेटेस्ट मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेस बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी एसएपी एस फोर हाना के अंदर मौजूद है। एसएपी को बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम से भी जाना जाता है कि एसएपी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। बेस्ट प्रैक्टिसेस मुराद कि एसएपी के अंदर जितने भी दुनिया के अंदर बिजनेस के प्रोसेसेस हैं, सब प्रोसेस को इकट्ठा करके एक प्रैक्टिस बनाई गई जिसको एसएपी का नाम दिया गया। तो इसको एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो एसएपी जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि एसएपी बेसिकली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ईआरपी जो है, तीन वर्ड्स हैं ईआरपी के, ई आर पी। ठीक है। ईआरपी क्या चीज है? ईआरपी इंटरप्राइजेस, और आर फॉर रिसोर्स, और पी फॉर प्लानिंग। इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। इंटरप्राइजेस क्या है? इंटरप्राइजेस बेसिकली आपका वो बिजनेस है जो चल रहा है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है जितना भी किसी भी बिजनेस को इंटरप्राइज के अंदर आता है। और रिसोर्स, रिसोर्स बेसिकली वो चीजें हैं जिनको यूज करके आप को बेनिफिट ले सकते हैं, को फायदा ले सकते हैं। तो ये रिसोर्स हो गए। और तीसरी चीज है प्लानिंग, कि रिसोर्स की प्लानिंग, किसी भी बिजनेस के रिसोर्स की प्लानिंग। ठीक है। अब जो बिजनेस है वो कितनी तरह के बिजनेस है, मार्केट में कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंटरप्राइजेस के अंदर आपको पता हो कि हमारे पास रिटेल का बिजनेस भी चल रहा होता है। ठीक है। और ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हैं। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं। ये है जी बिजनेस इंटरप्राइजेस, ये सारे इंटरप्राइज हैं। अब इसके बाद रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स बेसिकली वो चीजें हैं जिनको यूज करके किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जाता है। तो रिसोर्स, किसी बिजनेस के रिसोर्स क्या हो सकते हैं? हर बिजनेस के रिसोर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सेल्स एक रिसोर्स है, सेल्स को हम यूज कर सकते हैं। सेल्स की बुनियाद पे हम चीजें जो हैं कस्टमर से ज्यादा चीजें सेल करेंगे, हम प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा सेल्स जो है चीज हम कर रहे हैं उसको प्रोडक्शन हमने करनी होती है। तो प्रोडक्शन जो है बेसिकली किसी भी सेल्स के लिए प्रोडक्शन लाजमी है। प्रोडक्शन होगी तो हम सेल्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, एक जगह से चीज ली और दूसरी जगह पर सेल कर दी। तो रिटेल के प्रोसेस के अंदर बेसिकली हमारी ट्रेडिंग हो रही होती है। आप में से आप लोग ये जो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज हैं क्या इनसे वाकिफ हैं? क्या रिटेल बिजनेस कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, और सर्विसेज कौन सा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये तीनों तीनों किस टाइप के बिजनेस हैं? हेलो। नहीं सर, इतना इतना आइडिया नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का। बस ये पता है कि जिस तरह मैं सीमेंट प्लांट से हूँ तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्ट तैयार हो रही है और उसको आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री का सर इस तरह है कि जिस तरह कोई सर्विस वगैरह, जिस तरह कंसल्टेंसी अक्सर लोग देते हैं तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इतना थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन डिटेल में नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये होता है कि हमने बेसिकली रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, ठीक है। रिटेल के अंदर क्या होता है, मैं तीनों का डिफरेंस आपको जो आपने बताया ना वो लिख देता हूँ। रिटेल बेसिकली ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हमने एक जगह से चीज ली, दूसरी जगह पे सेल कर दी। मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं, हमने बेसिकली प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। परचेज रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सेल, ये है जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद सर्विसेज इंडस्ट्रीज है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कौन कौन सी है, जैसे आईटी की इंडस्ट्री है, कंसल्टेंसी की इंडस्ट्री है, उसके अलावा कोई हमारी लीगल इंडस्ट्रीज है, कोई टैक्स की इंडस्ट्रीज है। तो ये सारी सर्विसेज की इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली, जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये है जी इंडस्ट्री हमारी। और दूसरा है रिसोर्स। हर इंडस्ट्री के रिसोर्स डिफरेंट होते हैं। कंसल्टेंसी की रिसोर्स डिफरेंट होते हैं, जो है मैन्युफैक्चरिंग के रिसोर्स डिफरेंट होते हैं, इस तरह रिटेल के रिसोर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये हर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो जो कंपनीज बेसिकली प्रोडक्शन कर रही होती हैं, तो वो प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट तरह की प्रोडक्शन होती है। फर्स्ट जो है मेक टू ऑर्डर कर रहे होते हैं। मेक टू ऑर्डर एमटीएस के नाम से एसएपी का प्रोसेस है जिसको एमटीएस बोलते हैं, मेक टू ऑर्डर, मेक टू ओ। मेक टू ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जितना ऑर्डर हमें मिलता है हम उतने ऑर्डर के हिसाब से चीज जो है वो बनाते हैं और उसको हम सेल कर देते हैं। ये है जी मेक टू ऑर्डर। ऑर्डर आएगा तो चीज बनेगी, वरना चीज नहीं बन सकती। और इसके बाद एक मिनट दीजिएगा मिस्टर। हाँ जी आपको अच्छा, मेक टू ऑर्डर आ गया। मेक टू ऑर्डर के बाद हम जाते हैं मेक टू स्टॉक के ऊपर, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है हमारा मेक टू स्टॉक। मेक टू स्टॉक के अंदर क्या होता है बेसिकली, हमने वो चीज़ें जो हम बना के अपने पास रख लेते हैं और बाद में सेल करते हैं, वो जो सारी चीज़ें हमारी मेक टू स्टॉक के अंदर आती हैं। मेक टू स्टॉक की एग्जांपल है जैसे पेप्सी, कोक, स्प्राइट, ये वो इंडस्ट्रीज हैं, या फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं, को केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। ये इनकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। पेप्सी के पास चार पांच प्रोडक्ट्स हैं, कोक के पास प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है, बार बार एक ही चीज को बार बार जो है इन्होंने प्रोड्यूस करना होता है। दूसरी अगर हम इसके और एग्जांपल लें, तो अगर जितने भी हम मार्केट से कोई चीजें ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं, जैसे हम कोई ड्रेस सिलाई करवाते हैं, तो हम अ, अपना कपड़ा खुद दे के अगर चीज बनवाते हैं तो वो मेक टू ऑर्डर में आ जाती है। इसके अलावा अगर हम रेडीमेड कोई भी चीज मार्केट से परचेज करें तो हमारी सारी की सारी मेक टू स्टॉक में आ जाती है। तो ये एसएपी की स्ट्रेटजीज के अंदर यूज होती हैं, जिनको एसएपी के अंदर M2 और एमटीएस के नाम से जाना जाता है। अगर अब बात करें एसएपी की बुक की, तो ये जो बुक हमने शुरू करनी है प्रोडक्शन प्लानिंग की, इसके अंदर क्या चीज़ें हमें मिलेगी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर डिस्क्रीट प्रोसेस एंड रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग एसएपी। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर डिस्क्रीट प्रोसेस जो है, डिस्क्रीट बेसिकली वो प्रोसेस है जहाँ पे मेक टू ऑर्डर है। डिस्क्रीट वो जहाँ पे आपका एक ही ऑर्डर बार बार नहीं चल रहा होता, ये डिस्क्रीट प्रोसेस है। और एंड रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीज है जहाँ पे आपकी एक चीज रिपीट हो रही होती है, एक ही आइटम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपकी रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है एसएपी के अंदर, कॉन्फ़िगर एंड रन एमआरपी, बैच मैनेजमेंट, कैपेसिटी प्लानिंग एंड मोर, ठीक है। तो एमआरपी जो है प्रोडक्शन प्लानिंग का, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक कोर चीज है प्रोडक्शन प्लानिंग की, कि एमआरपी क्या चीज है, कैसे चलती है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है। इसके बाद बैच मैनेजमेंट है,
बैच मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली कि हमने किस तरह बैचिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग, हमने जो मशीनों की कैपेसिटी है वो किस तरह करनी है। और थर्ड जो है, एनालाइज योर डाटा विद स्टैंडर्ड एनालिटिक्स एंड एसएपी क्यूरी एप्स। तो एसएपी की जितनी भी डाटा होगा अवेलेबल होगा, उनकी उनकी एनालिटिकल्स हमने किस तरह बनानी है, उनको रिपोर्ट फॉर्म में हमने किस तरह लेके आना है। तो ये सारी चीजें जो है हम करेंगे। इस बुक का जो ऑथर है वो वैसे जवाद अख्तर के नाम से है, ठीक है। ये एसएपी का ऑफिशियल एसएपी की पब्लिशिंग है, ठीक है। तो ये है जी हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग विद एसएपी एस फोर हाना, ठीक है। इस बुक के अंदर हमारे पास कोर प्रोडक्शन प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो है वो अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त एसएपी के जो प्रोडक्शन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसेस सारे अवेलेबल हैं, जिसको हम लेके आगे चलेंगे। सबसे पहला है जी इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन प्लानिंग विद एसएपी एस फोर हाना। इसके अंदर अगर पहला चैप्टर देखें तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके बाद उसका ओवरव्यू है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोडक्शन टाइप्स हैं, प्रोसेस इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल्स हैं। तो ये पहला चैप्टर है। बेसिकली ये थ्योरी है सारी। थ्योरी को अगर हमें समझ आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेंगे तो आगे तो हमें इस चीज का फायदा होगा। उसके बाद एसएपी इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद एसएपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाता है कि एसएपी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेकिंग द डाउन द स्ट्रक्चर इनटू द यूनिट्स, एसएपी कैलेंडर। उसके बाद प्रोडक्शन की टाइप्स आ जाती हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशन है। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेक टू ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन सारी अवेलेबल है, ठीक है। मेक टू ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फिर उसके बाद ऑर्डर टाइप। उसके बाद अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी अवेलेबल है। प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं वो चलते हैं। तो ये एक कंटेंट्स हैं जो इस बुक के अंदर अवेलेबल हैं सारे, ठीक है। अब ये इस बुक की अगर बात करें तो इस बुक के अंदर टोटल 1044 पेजेस हैं, जो कि हर बंदे के लिए इतना टाइम नहीं है कि कोई बंदा ये 1000 पेजेस पढ़े और उसको फिर प्रैक्टिकली इसको लेके आए, प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको इस्तेमाल करे। ऐसे भी बेसिकली बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस उस वक्त ही होती हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, जब आप किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हों, किसी बिजनेस को रन कर रहे हों, किसी बिजनेस के अंदर एसएपी से फायदा ले रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको उसी वक्त इनका फायदा होगा। अच्छा, ओवरव्यू के अंदर अगर बात करें एसएपी की, हमने जो पहला जो आज का शुरू करना है, ये है जी इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग विद एसएपी एस4 HANA। While it's true that today's logistic and supply chain management for the more volatile, uncertain, complex, and ambiguous due to globalization, supply chain, life cycle production, ये वही बता रहा है कि आजकल के वक्त में जितनी कम्प्लेक्सिटी हमारी प्रोडक्शन की चल रही है, तो उस सबको मीट करने के लिए प्रोडक्शन को हम जो है वो किस तरह लेके चलेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है हमें प्रोडक्शन प्लानिंग की। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, क्यों हम प्लानिंग करते हैं, किस वजह से प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये एक साइकिल है मेक टू स्टॉक के अंदर के एसएपी के अंदर। सबसे पहले क्या आपका चलता है, ऑर्डर क्रिएशन होती है। सबसे पहले ऑर्डर आपका क्रिएट होता है, उसकी स्केजुलिंग होती है, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी चेक्स होते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग, रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्डर रिलीज होता है, शॉप फ्लोर कंट्रोल होता है। तो ये एक साइकिल है कंप्लीट किसका, ऑर्डर फॉरम ऑर्डर क्रिएशन टू स्टॉक रिसीव। आप आपको एक और चीज बता दूं कि एसएपी के अंदर जब भी आपने डाटा की बात करनी है, व्हाट इज डाटा, तो बेसिकली एसएपी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ डाटा है, 3 टाइप्स ऑफ इन एसएपी। फर्स्ट कौन सा है, क्या पता है किसी को टाइप्स ऑफ डाटा कितनी है एसएपी के अंदर? हेलो।
नहीं सर, नहीं आइडिया। सबसे पहला आपका कॉन्फ़िगरेशन डाटा है। नंबर 2 के ऊपर आपका है मास्टर डाटा। और नंबर 3 के ऊपर है आपका, ये है जी आपका 3 टाइप्स ऑफ डाटा इन एसएपी। नजर आ रहा है आपको? हेलो। जी जी सर, नजर आ रहा है। यार ये मुराद खान और अली हसन, आपकी आपको आवाज आ रही है? मुराद, हाँ, मुराद जैन और अली हसन। ठीक है अली हसन, आपका मैसेज मिल गया कि आपका माइक का इशू है, इसको ठीक करवाएं। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूँ, कोई बंदा मुझे कोई आगे से आप क्वेश्चन ही करेंगे बोलेंगे नहीं, तो इस तरह आगे मजा नहीं आएगा काम करने का। तो मैं आदी हूँ इस तरह का कि आप क्वेश्चन करें, जरूरी नहीं कि मुझे ही सारा आता है। करवाना मैंने ही है सारा, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट किया करें, बोला करें आगे। जैसे मैंने आपको पूछा कि टाइप्स ऑफ डाटा कितनी है, आप मैंने पूछा है। मुराद जैन, आपका भी माइक खराब है। मुराद, हेलो। अच्छा चलें, तो आगे चलते हैं। हमजा, आपको तो आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रहा है। अच्छा, अब कॉन्फ़िगरेशन डाटा की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन डाटा क्या है? एसएपी के अंदर हर मॉड्यूल का अपना अपना डिफरेंट डाटा है। जैसे हम पीपी की बात करें, प्रोडक्शन प्लानिंग का अपना कॉन्फ़िगरेशन डाटा है। इसी तरह प्रोडक्शन प्लानिंग का अपना मास्टर डाटा है। इसी तरह प्रोडक्शन प्लानिंग का अपना ट्रांजैक्शन डाटा है। तो हर मॉड्यूल के अंदर 3 चीजें हैं, कॉन्फ़िगरेशन डाटा, मास्टर डाटा और ट्रांजैक्शन डाटा। पीपी का मास्टर डाटा क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग का, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए पीपी का मास्टर डाटा क्या है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डाटा, 3 मास्टर डाटा। ये एक पिक्चर है, इसको देख लें गौर से। ये बेसिकली है एसएपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एसएपी के अंदर रन करने के लिए यह स्ट्रक्चर का होना लाजमी है। इस स्ट्रक्चर के बगैर एसएपी कहीं पे भी नहीं चलता। ठीक है। सबसे पहले होता है इसका क्लाइंट। क्लाइंट वो जगह होती है जहाँ पे हम लॉगिन होते हैं, जहाँ पे हम लॉगिन होके डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट रन कर रहे होते हैं या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, तो ये बेसिकली एक क्लाइंट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। कंट्रोल क्लाइंट के बाद आ जाता है कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया जो है ये सबसे ऊपर है, जहाँ पे हर चीज कंट्रोल हो रही होती है। आपकी कॉस्ट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी जो है जो एक्टिविटी है, ये सारी कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर आ रही होती है। कंपनी कोड, ये वो कंपनी आपकी जो है, ये एक लीगल अकाउंट्स जिस कंपनी के नाम के होंगे, ये वो कंपनी कोड होगी। जैसे आपकी कोई एक नेस्ले कंपनी है, तो नेस्ले का एक अपना कॉपीराइट्स है, नेस्ले एक रजिस्टर्ड है नेस्ले के नाम से, तो नेस्ले के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, उसका अपना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसकी अपनी बैलेंस शीट होगी। और कंपनी कोड के नीचे फिर आ जाते हैं वैल्यूएशन एरियाज। एक कंपनी कोड के अंदर मल्टीपल वैल्यूएशन एरियाज हो सकते हैं, वैल्यूएशन एरिया 1 2 3। ठीक है, तो वैल्यूएशन एरिया बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट। हर वैल्यूएशन एरिया को डिफरेंट प्लांट्स असाइन हो सकते हैं, या हर प्लांट जो है वो एक खुद वैल्यूएशन एरिया हो सकता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो हमने कॉन्फ़िगर करना होता है एसएपी के अंदर। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम जो है एसएपी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो रन नहीं कर सकते, और कोई भी प्रोसेस जो है हम सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते। सर, ये वैल्यूएशन एरिया क्या है, ये क्लियर नहीं है।
वैल्यूएशन वैल्यूएशन एरिया बेसिकली आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन हो रही है वो दो तरीके से किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है, या तो प्लांट बेस होती है या कंपनी कोड बेस होती है। वैल्यूएशन अपने नाम से जाहिर कर रहा है कि हमने जो स्टॉक की वैल्यू कर देखनी है वो हमने प्लांट लेवल पे देखनी है या फिर कंपनी कोड लेवल पे देखनी है। तो ये वैल्यूएशन एरिया डिफाइन करना पड़ता है सिस्टम के अंदर। जब भी हम कोई कंपनी खोलते हैं तो उसके अंदर वैल्यूएशन एरिया बताना पड़ता है कि हमने वैल्यू कल को जो देखनी है रिपोर्ट्स के अंदर वो प्लांट्स के ऊपर देखनी है या फिर कंपनी कोड के ऊपर देखनी है। ठीक है। सही सर। और सर ये क्लाइंट का समझ नहीं आया कर, किस मतलब चीज ये की? चीजें किस तरह से प्रोसीड हो रही है, नीचे से स्टार्ट करें सर। दोबारा रिपीट कीजिएगा। अगर सर ये नीचे प्लांट से हम ऊपर तक जाएं तो ये चीजें किस तरह प्रोसीड होती हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। प्लांट बेसिकली वो आपका एरिया होता है फिजिकली जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है। हमारी सारी की सारी प्रोडक्शन किसी न किसी प्लांट के ऊपर हो होती है। हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन सारी की सारी एक प्लांट के ऊपर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, किसी कंपनी का नाम ले लें, अब नेस्ले की कंपनी है तो नेस्ले के अगर 5 प्रोडक्शन प्लांट हैं, ठीक है, नेस्ले की कंपनी है, ये नेस्ले की कंपनी है, इसके बेसिकली इसके कंपनी कोड के 3 प्लांट कर लेते हैं। एक प्लांट फैसलाबाद में है, कराची में है, एक लाहौर में है। तो 3 प्लांट होंगे, तीनों प्लांटों की अलग प्रोडक्शन होगी, तीनों प्लांटों की अलग वैल्यूएशन होगी और तीनों प्लांटों की अलग रिपोर्टिंग होगी। ठीक है। सही सर। हाँ तो आप ये आपका लॉजिस्टिक एरिया होता है प्लांट जहाँ पे आपकी फिजिकली प्रोडक्शन हो रही होती है, तो ये प्लांट को हम प्रोडक्शन एरिया भी कहते हैं। सही सर। अब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं आपको बता दूं, फिर सर हर ये प्लांट। क्लाइंट 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 का समझ नहीं आया, क्लाइंट क्या है सर, ये क्लाइंट कोई पर्सन है, क्लाइंट कोई सॉफ्टवेयर है। क्या, दोबारा बोलिएगा। क्लाइंट का क्लियर नहीं हुआ सर। ये जिस तरह आपने बताया ना कि लेट्स सपोज नेस्ले के 3 प्लांट्स हैं और उन तीनों की अपनी अपनी प्रोडक्शन है और वो तीनों एक ही लीगल कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और और उसकी कॉस्टिंग हो रही है कंट्रोलिंग एरिया में। ठीक है। उसके बाद क्लाइंट है। क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट की आप। जी सर। क्लाइंट बेसिकली, क्लाइंट जो है आपका डाटा सर्वर के अंदर, जहाँ पे आप जहाँ जब हम ऐसे भी इंस्टॉल करते हैं ना, तो सर्वर के ऊपर जो बेसिकली जिस जिस सर्वर के ऊपर हम लॉगिन होते हैं, ये वो क्लाइंट वो जगह होती है जहाँ पे हमारे डाटाबेस लिंक हो रही होती है, जहाँ पे हमारे टेबल्स के अंदर डाटा जा रहा होता है। तो क्लाइंट बेसिकली वो हमारा सॉफ्टवेयर ही इसको कह सकते हैं, इसको आप अपना सर्वर कह सकते हैं, सर्वर इसको कह सकते हैं। सर्वर के ऊपर लॉगिन होके हमने एक कंट्रोलिंग एरिया बनाया, एक कंट्रोलिंग एरिया को हमने कंपनी कोड असाइन किया, उस कंपनी कोड को डिफरेंट वैल्यूएशन एरिया असाइन किए और हर वैल्यूएशन एरिया को एक प्लांट असाइन किया। तो ये इस तरह हायरार्की बनती है सर्वर से लेके आपके प्लांट तक। ठीक है। सही है। जी सर। और फिर इसी तरह हर प्लांट के अपने स्टोरेज लोकेशंस होती हैं। जैसे प्लांट 1 है तो इसके 2 स्टोर्स हैं, प्लांट 2 है। एक प्लांट जो आपका कराची में है तो उसके अंदर कितने स्टोर हैं, हर स्टोर के अंदर क्या क्वांटिटी पड़ी है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कौन सा है, सेमी फिनिश का स्टोर कौन सा है, फिनिश का स्टोर कौन सा है। तो इस तरह हर प्लांट के अपने स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशंस होती हैं। ठीक है। जी सर। आ, आगे ये देखें, इनकी डेफिनेशन शुरू होगी है क्लाइंट। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ एसएपी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्लाइंट्स रिप्रेजेंट अ कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज। कि आपकी एक क्लाइंट के ऊपर मल्टीपल कंपनीज जो है वो खुल सकती हैं। ठीक है। और सही है। इसके अलावा द फ्रॉम द एसएपी लैंडस्केप परस्पेक्टिव नॉर्मली देयर आर 3 क्लाइंट सिस्टम डेवलपमेंट। ये मैंने आपको ये बताया था लैंडस्केप सिस्टम क्या है। डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोडक्शन सर्वर। द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसएपी सिस्टम टेक्स प्लेस इन द डेवलपमेंट व्हिच is transport to the QS and the training. The final configuration eventually moves to the production PRD। ये तो आपको पता है कि जितनी भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर होती है, उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है और उसके बाद फिर ये चली जाती है प्रोडक्शन के ऊपर। ये क्वेश्चन किया है जी किसने? अली हसन भाई ने। कि सर वन क्लाइंट पर डिफरेंट कंपनी कंपनी मींस। ठीक है। वन क्लाइंट जो है, ठीक है,
वन क्लाइंट मैं आपको अभी एसएपी के अंदर लॉग इन करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन मिली है आपको, नजर आई है एसएपी की? जी सर। ये गुई है जिसको हम गुई बोलते हैं, ये देखें एसएपी लॉगन, इसको गुई के नाम से जाना जाता है। ये सारा गुई का एरिया है। इसके अंदर डिफरेंट कनेक्शन जो है वो पड़े होते हैं, कनेक्शन। ठीक है, तो हर कनेक्शन के अंदर ये एक सर्वर होता है कि कौन से सर्वर के ऊपर हमने लॉग इन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस सर्वर के ऊपर लॉग इन होते हैं, मैं इस सर्वर के ऊपर लॉग इन हो गया हूँ। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है जी कि आप 100 क्लाइंट के ऊपर आए हैं। ठीक है, क्लाइंट किसके ऊपर? 100 के ऊपर लॉग इन होने जा रहा हूँ मैं। जब मैं इस क्लाइंट के ऊपर लॉग इन हो जाऊंगा तो ये मेरे पास एक इंटरफेस खुल गया एसएपी का। अब मैं एक क्लाइंट 100 के ऊपर लॉग इन हूँ, लेकिन इस क्लाइंट के ऊपर मेरे पास मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकते हैं। मेरे पास एक चिप्स की कंपनी है, एक बोतल की कंपनी है, एक वाटर की कंपनी है। जैसे नेस्ले के अंदर डिफरेंट कंपनीज हो सकती है ना, नेस्ले वाटर के नाम से, नेस्ले लेज, और नेस्ले जो है नेस्ले के अंदर एवरीडे है, नेस्ले मिल्क पैक है। तो ये सारी डिफरेंट कंपनीज हो सकती है। समझ आई आपको हमजा के नहीं? जी सर, समझ आ गई। अच्छा ठीक है। तो ये एसएपी को लॉगिन करने का जो है ये तरीकाकार है। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि यूजर मिल जाते तो हम साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते। सर ये जो क्लाइंट आपको 100 मिला है, इसके बैक पे भी तो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना कि 100 क्लाइंट आप खोलेंगे तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, बेसिकली ये जो क्लाइंट है ये हम आपके जो बेसिस की टीम है, ये क्लाइंट आपको उसने प्रोवाइड करना होता है। जो फंक्शनल टीम प्रोडक्शन प्लानिंग का बंदा होता है उसका क्लाइंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उसको जो क्लाइंट प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर वो काम करता है। कोई भी फंक्शनल बंदा, एमएमपीपी एसडी कोई भी मॉड्यूल हो, तो क्लाइंट उसका उससे कंसर्न नहीं होता। ये क्लाइंट प्रोवाइड करना होता है बेसिस के कंसल्टेंट ने। ठीक है, बेसिस मतलब सर आईटी का बंदा होता है? आईटी का बंदा, ये इसको आईटी का कह सकते हैं। जिस तरह आईटी के बंदे ने आपको सिस्टम प्रोवाइड करना होता है, इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है, उसने उसने आपको एक डाटाबेस प्रोवाइड करनी होती है कि यहाँ पे बैठ के काम कर लें। तो ये सारा प्रोवाइड करना होता है बेसिस वाले बंदे ने। जिस तरह एसएपी, जिस तरह किसी भी कंपनी के अंदर आईटी का बंदा होता है जिसने सारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है, तो एसएपी के अंदर ये बेसिस का बंदा होता है जिसने ये सारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। और उसके बाद फंक्शनल बंदे ने इस क्लाइंट के ऊपर रहते हुए अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। सर ये एक चीज मुझे क्लियर नहीं है कि एज अ एंड यूजर और एज अ कंसल्टेंट इन हम्म। दोनों में क्या फर्क है। मतलब मैं एज अ एंड यूजर भी, मेरे कोलीग्स यूज कर रहे हैं एसएपी, तो मैं जब एज अ देखो, दो कंसल्टेंट चीजें ये होती हैं, दो चीजें होती हैं। एंड यूजर को बेसिकली स्पेसिफिक एक या दो फॉर्म दिए जाते हैं जिसके ऊपर उसने डाटा एंट्री करनी होती है। जो एसएपी के डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बेसिकली इनको एज ए एंड यूजर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिसने एसएपी के अंदर डाटा एंट्री करनी है। कंसल्टेंट बेसिकली वो पर्सन होता है जिसने किसी भी कंपनी के अंदर एसएपी को इम्प्लीमेंट करना होता है जाके, कि भाई मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ, मैं आपकी कंपनी के अंदर एसएपी को इम्प्लीमेंट करूंगा। कौन सा मॉड्यूल, हर बंदा अपना मॉड्यूल के अंदर काम करता है। तो ये कंसल्टेंट की डेफिनेशन होती है। सही सर। कंसल्टेंट बेसिकली कंसल्ट से निकला है, जिससे हम मशवरा कर ले। ऐसा एक बंदा जिसको एसएपी का किसी एक मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल के ऊपर अबूर हो, तो हम उससे कोई भी क्वेश्चन करें तो वो हमें उसका आंसर दे सके, तो वो एसएपी कंसल्टेंट के नाम से बंदा जाना जाता है। सही। एंड यूजर क्या होता है? एंड यूजर को काम कर रहा है, उसको कोई अच्छा यार, ये लिंक जो है ये विद इन 1 मिनट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये विद इन उसके बाद विद इन 10 मिनट आपको दोबारा लिंक भेजूंगा मैं। कोई टेंशन तो नहीं है आपको? सही सर। ये एक्सपायर क्यों हो जाता है सर? यार ये मैं बात करता हूँ, असल में मेरा लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया, तो ये फ्री वर्जन में यूज कर रहा हूँ मैं जूम का इस वक्त, इसलिए एक्सपायर हो रहा है। तो ये अभी बंद हो जाए ना, दोबारा मैं आपको भेजता हूँ लिंक। ठीक है, सही है सर। परेशान नहीं होना आपने, अब दोबारा लिंक आ जाता आपको। और ये मुराद साहब और अली हसन साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मुझे अभी
बेच सकते हैं।